Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So कैसी चल रही है पढ़ाई? ये वाला जो चैप्टर है ये आई होप सो कि आप सबको समझ में आ गया होगा. अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए एंड वेबसाइट पे ज़रूर पूछिए अपने डाउट्स. आज का जो सेशन होने वाला है हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो चैप्टर के लास्ट पार्ट्स हैं उनके बारे में, यानी कि इवोल्यूशन बाय स्टेजेस. और हम इवोल्यूशन को एक बार प्रोग्रेस से क्या करेंगे, कंपेयर करने की कोशिश करेंगे एंड एट लास्ट वी विल सी अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन. सो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहला टॉपिक है इवोल्यूशन बाय स्टेजेस. इसमें क्या होता है कि इसमें हम जानेंगे कि ऑर्गन्स जो हैं, अलग अलग टाइप्स के ऑर्गन्स जो डेवलप हुए हैं एज एन एडेप्टेशन, वो कैसे डेवलप हुए. अब क्या होता है कि जो ऑर्गन्स की जब हम लोग बात करते हैं तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं. ऑलराइट, तो ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं हो जाता कि इस जनरेशन में आई नहीं था एंड दूसरे जनरेशन में आँख आ गया. ऐसा नहीं होता है. सो आइए देखते हैं हम ये प्रोसेस कैसे होता है. Complicated organs such as eyes are selected for an advantage that they are not generated by a single DNA change. यानी कि जो eyes हैं वो क्या है, एक complex organ है. Alright, and eyes जैसे complex organs या और भी जो complex organs हैं वो क्या है, ऑल ऑफ अ सडन जनरेट नहीं हो जाते. थोड़े थोड़े डीएनए चेंज की वजह से क्या होते हैं, वो जनरेट होते हैं. क्योंकि रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब इस रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा रही थी आप लोगों को, तो मैंने आपको बताया होगा कि जो बेसिक इवेंट होता है, जो बेसिक सबसे पहले जो इवेंट होता है रिप्रोडक्शन का, वो क्या होता है, डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म. ओके, सो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आनी है, ऑलराइट, तो क्या होगा कि सबसे पहले डीएनए चेंज होगा, डीएनए में वो वेरिएशन आएगी. ऑलराइट, समझ में आ रही है बात. तो छोटे छोटे डीएनए चेंजेस को अक्यूमुलेट करके देन जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या हुआ, आई जैसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन जो है, कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन जो है, वो जनरेट हुई. नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, समटाइम्स डिसिमिलर अपीयरिंग स्ट्रक्चर्स आल्सो हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स. कभी कभी क्या होता है कि दो डिसिमिलर यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखने वाले स्ट्रक्चर्स भी एक ही एंसेस्टर से आते हैं. ऑलराइट, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में, यानी कि गोभी के बारे में. गोभी आलू का सब्जी खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है. तो क्या होता है कि दो तरह की गोभियां होती है, आप सबको पता होगा. एक कैबेज होता है एंड एक कॉलीफ्लावर होता है. लेकिन जब हम बहुत सारे जनरेशन्स के पहले बात करें, उस टाइम पे ये सारी चीजें नहीं थी. उस टाइम सिर्फ एक वाइल्ड कैबेज था जो कि ह्यूमंस क्या करते थे, कल्टीवेट करते थे. ऑलराइट, अब ये जो है ये ह्यूमन का दिमाग है. ओके, ह्यूमन ने अपना दिमाग लगा के ब्रीड करा के कैबेजेस को कॉलीफ्लावर बनाया, देन रेड कैबेज बनाया, ब्रोकली बनाया. ब्रोकली जो ग्रीन कलर का होता है, कॉलीफ्लावर आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं. वो क्या होता है कि ये जो सारी स्पीशीज हैं, कैबेज है, ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, रेड कैबेज है एंड काले भी है, ये सारी चीजें कैबेज से ही इवॉल्व हुई हैं. ऑलराइट, एंड ये इसको इवॉल्व कराने में किसका सबसे बड़ा हाथ है, ह्यूमंस का सबसे बड़ा हाथ है. ऑलराइट, क्योंकि ह्यूमंस ने अपना दिमाग लगा करके ब्रीडिंग कर करके क्या किया, रेड कैबेज प्रोड्यूस किया एंड ऑल दिस कंपोनेंट्स प्रोड्यूस किए. ऑलराइट, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कह सकते हैं. ऑलराइट, नेचुरल सिलेक्शन तो वो है कि नेचर सिलेक्ट कर रहा है, नेचर अपने सिलेक्शन से इवोल्यूशन ला रहा है. लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, एक ही ओरिजिन से. देखिए कॉलीफ्लावर और कैबेज कितने अलग दिखते हैं एक दूसरे से, लेकिन दोनों का ओरिजिन जो एंसेस्टर है वो क्या है, सेम है. तो समटाइम्स डिसिमिलर अपीयरिंग स्ट्रक्चर्स आल्सो हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. ऐसा हो सकता है कि दो डिसिमिलर दिखने वाले स्ट्रक्चर्स एक कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करें. ऑलराइट, ये हो सकता है. नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, फाइलोजेनी इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अब ये जो फाइलोजेनी है, हम लोग फाइलोजेनी का डेफिनेशन देख रहे थे यहाँ पे. ये जो फाइलोजेनी है ये क्या है,
ट्रेसिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ट्रेस करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसे हम फाइलोजेनी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे आ जाता है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। अब मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी वो प्रोसेस है जिससे कि हम लोग जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको कैसे ट्रेस करते हैं, डीएनए की हेल्प से। ओके, हम लोग डीएनए को एग्जामिन करते हैं कि डीएनए में क्या क्या चेंजेस आई, जनरेशन आफ्टर जनरेशन डीएनए में क्या क्या चेंजेस आई, उसको एग्जामिन करके हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप सेटअप करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी कहते हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आइए अब हम देखते हैं क्या इवोल्यूशन वर्सेस प्रोग्रेस। अब हम ये जान लेते हैं कि हम इवोल्यूशन को प्रोग्रेस से इक्वेट क्यों नहीं कर सकते, दोनों इक्वल क्यों नहीं है, ये हम जानते हैं पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट है देयर आर नो रियल प्रोग्रेस इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। क्यों भाई नहीं है रियल प्रोग्रेस, क्योंकि जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि नेचुरल सिलेक्शन होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं। ऑलराइट, और प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से सुपीरियर होनी चाहिए, ओके, अच्छी होनी चाहिए। तो प्रोग्रेस को हम लोग इवोल्यूशन से इक्वेट नहीं कर सकते। आइए और सारे हम एग्जांपल्स देखते हैं। बिकॉज प्रोग्रेस मीन्स अपग्रेडेशन सच दैट द न्यू स्पीशीज इज बेटर देन द ओरिजिनल वन। अब क्या है, प्रोग्रेस को हम क्या कह सकते हैं, अपग्रेडेशन कह सकते हैं एक तरह से। अगर आपके टीचर ने कहा कि आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा है पहले से, ओके, तो क्या होगा कि आप अपग्रेड हो गए हो, ऑलराइट, आप एक स्टेप ऊपर बढ़ गए हो, एंड आपका जो पहले वाला प्रोग्रेस रिपोर्ट था उससे अच्छा है आपका अभी वाला प्रोग्रेस रिपोर्ट। ऑलराइट, समझ में आ रही है बात। तो प्रोग्रेस क्या होता है, अपग्रेडेशन होता है कि नई स्पीशीज जो है वो ओरिजिनल से ज्यादा बेटर है। एंड जो इवोल्यूशन होती है उसमें क्या होता है, इट इज नॉट द कॉन्सेप्ट इन द पीसेस ऑफ इवोल्यूशन। ओके, अब इवोल्यूशन जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में होती है, ओके, पीसेस में होती है। ऑलराइट, कैसे होती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होता है, चेंज आता है डीएनए में, धीरे धीरे इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है। ओके, अब इवोल्यूशन में ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि पुरानी स्पीशीज जो है वो खराब है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेते हैं। जो बैक्टीरिया थे वो सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे अर्थ पे, सबसे बिल्कुल प्राइमरी ऑर्गेनिजम्स थे। बैक्टीरिया से ही धीरे धीरे करके इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, हर ऑर्गेनिज्म बना, साइनोबैक्टीरिया बने, आर्कीबैक्टीरिया बने, ओके, बहुत सारे टाइप्स के बैक्टीरियाज बने। ऑलराइट, अब जब इतना इवोल्यूशन हो गया है तो भी बैक्टीरिया जो है वो जिंदा है, हर जगह रह सकता है, बर्फ में रह सकता है, रेत पे रह सकता है, हर जगह रह सकता है। ऑलराइट, तो ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो खराब था, ऐसा नहीं है। ये तो नेचुरल सिलेक्शन है एंड ये नेचुरल प्रोसेस है इवोल्यूशन का, कोई रोक नहीं सकता इसे। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर खराब था, भाई उसको छांट दिया अब तो वो मर गया, अब जिंदा नहीं रह सकता, वो हमारे साथ जिंदा रह सकता है वो। ऑलराइट, और उसका जो इन्वायरमेंट है उसके लिए उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एंड हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके लिए हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। ऑलराइट, तो इसीलिए हम इवोल्यूशन को प्रोग्रेस से जो है इक्वेट नहीं कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो थर्मोबैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जो हाई टेम्परेचर्स पे जिंदा रह सकते हैं, वो साइनोबैक्टीरिया या आर्कीबैक्टीरिया से क्या होते हैं, वो इवॉल्व हुए हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आर्कीबैक्टीरिया मर गए सारे, ऐसा तो नहीं है कि नेचर ने उनको एलिमिनेट कर दिया कि भाई तुम लोग अनफिट हो, हमें और एक अच्छा बैक्टीरिया मिल गया है तो तुम लोग चले जाओ, ऐसा तो नहीं होता इवोल्यूशन के प्रोसेस में। ऑलराइट, आर्कीबैक्टीरिया अपने इन्वायरमेंट के लिए क्या है, अच्छे हैं, उन्हीं में से एक दो क्या हुए होंगे, इम्यून हो गए होंगे, या फिर उनमें अडेप्टेशन आ गई होगी तो एक नई स्पीशीज बन गई। ऑलराइट, समझ में आ रही है बात। तो ये कॉन्सेप्ट प्रोग्रेस का जो है वो इवोल्यूशन में नहीं चलता। ऑलराइट, इवोल्यूशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। इवोल्यूशन क्यों होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का,
फर्स्ट तो है कि नेचुरल सिलेक्शन से होता है। ऑलराइट, नई स्पीशीज कब बनती है? जब अडेप्टेशन आती है एंड जब वो ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में फिट बैठता है। नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचर उसे सिलेक्ट करता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो अपने नेचर में कंपटीशन कर सकता है, दूसरे से सर्वाइव कर सकता है, वो क्या होगा? फिट बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं डायनासोर्स को। ऑलराइट, तो ये जो डायनासोर्स थे एंड ये जो एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स, ये सारी चीजें थी, इनमें क्या रहता था? कंपटीशन रहता था, खाने पीने का रहता था एंड हर चीज का, फूड का, शेल्टर का कंपटीशन रहता था। तो नेचर ने किसे सिलेक्ट किया? एलिगेटर्स को सिलेक्ट किया, क्रोकोडाइल्स को, क्योंकि पहली बात तो डायनासोर्स बहुत बड़े थे, उनकी फूड रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी एंड हो सकता है कि कंपटीशन में वो compete ना कर पाते हों एलिगेटर्स से। तो नेचर ने किसको सिलेक्ट किया? एलिगेटर्स को। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि अब उसी टाइम पे डायनासोर खत्म नहीं हो गए, नो, ऐसा नहीं हुआ। बहुत साल के बाद क्या हुआ, जब डायनासोर compete नहीं कर पाए अपने लिए, अपना फूड नहीं जुगाड़ कर पाए, तब क्या हुआ? वो एक्सटिंक्ट हो गए। ऑलराइट, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता। ओके, तो जो नेचुरल सिलेक्शन है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, जो मैंने आपको समझाया था कि बाय चांस क्या होता है, एक पॉपुलेशन, बड़ा पॉपुलेशन हट जाता है बाय चांस, उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ऑलराइट, एंड एक नए स्पीशीज उससे इवॉल्व हो जाते हैं। तो इवोल्यूशन में क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, ये सारी चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। लेकिन प्रोग्रेस में ऐसा नहीं होता। प्रोग्रेस में जो है ऑर्गेनिज्म खुद ही अपना प्रोग्रेस देखता है, उसमें और कोई फैक्टर्स उसे अफेक्ट नहीं करते। ऑलराइट, समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है। एंड इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन देयर आर नेवर एन एलिमिनेशन ऑफ द सिंपलर लाइफ फॉर्म्स। अब क्या है, जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है उसमें जो सिंपल लाइफ फॉर्म है उसी से तो इवॉल्व होके फिर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म बना है। जो बंदर थे, मंकी थे, उसी से हम लोग इवॉल्व होके ह्यूमंस बने हैं। ऑलराइट, ओके, ह्यूमंस बने हैं। अब क्या है कि ये एक मिथ है कि मंकी से या चिंपैंजी से इवॉल्व होके ह्यूमंस बने हैं। नो, ऐसा नहीं है। उनका बॉडी स्ट्रक्चर इसीलिए सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि उनके जो एंसेस्टर हैं वो क्या थे? सेम थे। ऑलराइट, एंड उनके एंसेस्टर से हमारी इवोल्यूशन हुई है, चिंपैंजी से नहीं हुई है। चिंपैंजी के बच्चे चिंपैंजी ही पैदा होंगे, लेकिन उनका जो एंसेस्टर था उससे क्या हुई है? हमारी इवोल्यूशन हुई है। मान लेते हैं कोई एंसेस्टर होगा ए। ओके, अब ए ने क्या किया? चिंपैंजी भी बनाया, उसने मंकी भी बनाया, उसने धीरे धीरे जाके फिर ह्यूमंस भी बनाए। ओके, ह्यूमंस भी बनाए। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से इवोल्यूशन का प्रोसेस चलता है। बॉडी स्ट्रक्चर सेम क्यों है? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स सेम है। ऑलराइट, एंड अगर हम लोग मंकी से इवॉल्व हुए हैं, मान लेते हैं कि एक बार को मंकी से ही इवोल्यूशन शुरू हुई, जैसा कि सब लोग मानते हैं। ऑलराइट, तो जो मंकी है वो तो एक्सटिंक्ट नहीं हो गया, उसको तो नहीं भगवान बोले, नेचर उसको तो नहीं ऐसा बोला कि तुम अनफिट है, तुमसे तो अच्छा ह्यूमन लोग है, ज्यादा दिमाग है वो लोग के पास एंड सब कुछ वो लोग के पास बहुत ज्यादा है। ओके, तो मंकी को एलिमिनेट तो नहीं कर दिया गया। जो सिंपलर लाइफ फॉर्म है वो कभी भी एलिमिनेट नहीं होता इवोल्यूशन में। ऑलराइट, बट प्रोग्रेस में ऐसा होता है। जब प्रोग्रेस हो जाएगी ना, तो जो सिंपलर लाइफ फॉर्म है वो क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा कि अब ये नहीं चाहिए मुझे, मेरे पास और अच्छा है। पर इवोल्यूशन में ऐसा नहीं होता। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अब हम लोग ह्यूमंस की बात करने वाले हैं, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग स्पीशीज है, उसी पे हम लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। ओके, सो देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स एंड फीचर्स अक्रॉस द प्लैनेट। अब क्या है, ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स और फीचर्स की बहुत सारी डाइवर्सिटी है प्लैनेट में। अगर हम लोग स्किन कलर ही देख के ले लें तो क्या होगा, इंडिया में जो है क्या होते हैं, मिडिल कलर के, मतलब बहुत ज्यादा गोरे भी नहीं होते, बहुत ज्यादा काले भी नहीं होते। ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, ऐसे ह्यूमंस मिलते हैं। देन हम लोग अगर अमेरिका ले ले तो वहां सब गोरे गोरे होते हैं। ऑलराइट, अफ्रीका ले ले, उनका स्किन टोन तो मतलब छोड़ ही दो। ओके,
हम लोग जो है ह्यूमन की डाइवर्सिटी का कैसे पता लगाते हैं? फर्स्ट मेथड क्या है? एक्सकेवेटिंग, यानी कि अर्थ को खोदना चालू करेंगे तभी तो क्या मिलेगा? फॉसिल मिलेगा। ओके, टाइम डेटिंग, यानी कि जब हम लोग अर्थ को एक्सकेवेटिंग यानी कि खोदना चालू करेंगे तब क्या होंगे? हमें फॉसिल्स मिलेंगे। देन उनसे हमें टाइम का पता चलेगा कि कब ये फॉसिल फ्यूल्स बने। ऑलराइट, स्टडीइंग ऑफ फॉसिल्स एज वेल एज डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंस। अब उस फॉसिल को हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं कि इनका इवोल्यूशन ह्यूमंस में कैसे हुआ होगा। ऑलराइट, देन उनका डीएनए सीक्वेंस भी हम डिटरमाइन करते हैं ताकि हम एग्जामिन कर पाए कि हर जनरेशन आफ्टर जनरेशन में क्या चेंज आया है डीएनए में। ऑलराइट, समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहला जो ह्यूमन का स्पीशीज था वो हम लोग ऐसा मानते हैं कि अफ्रीका में डेवलप हुई थी वो स्पीशीज। ऑलराइट, अब अफ्रीका से क्या हुआ कि कुछ ह्यूमंस क्या हुए? अफ्रीका में रुक गए एंड कुछ क्या हुए? वहां से बाहर निकल गए। अब वो अफ्रीका से बाहर निकल के एक ही डायरेक्शन में नहीं चले, कुछ एशिया में चले गए, कुछ इंडोनेशिया चले गए, फिलीपींस चले गए, सब अलग अलग डायरेक्शन में क्या हुए? फैल गए एंड देन उनका रिप्रोडक्शन हुआ। तो ऐसे ह्यूमन पॉपुलेशन का बढ़ना स्टार्ट हुआ। समझ में आ रही है बात? तो यही था इस चैप्टर का कंक्लूजन एंड द एंड पार्ट वाज दिस दैट ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अफ्रीका। ओके, समझ में आई ये बात? अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगले हम वीडियो में मिलेंगे अगले क्लास के किसी नए चैप्टर के साथ। कीप वॉचिंग, अंटिल देन बाय बाय।